Hello friend, welcome to Economic Circle, your own study circle. My name is Devendra Kumar and welcome to our channel. पिछली क्लास में हमने पूर्ति व पूर्ति की लोच चैप्टर शुरू किया था। पूर्ति वाला जो पोर्शन है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पूर्ति की कीमत लोच स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग पढ़ते हैं कि पूर्ति की कीमत लोच होता क्या है। ठीक है, पूर्ति की कीमत लोच देखो, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाला परिवर्तन पूर्ति की कीमत लोच कहलाता है। कहने का मतलब है, जब हम ये देखते हैं कि कीमत में परिवर्तन जब होता है तो उसके परिणाम से वस्तु की जो पूर्ति है उसमें कितना परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन को यदि हम मापें तो उसको बोलते हैं पूर्ति की कीमत लोच। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब पूर्ति की कीमत लोच के प्रकार। पूर्ति की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? पूर्ति की कीमत लोच होती है 5। सबसे पहले है पूर्णतः लोचदार पूर्ति। लोच का मतलब होता है चेंज। ठीक है, बदलाव। इसका मतलब है पूर्णतः लोचदार पूर्ति का मतलब है पूरी तरीके से लोच, मतलब पूरी तरीके से बदलाव, परिवर्तन। कब? जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो या बहुत कम परिवर्तन हो, परंतु फिर भी पूर्ति की मात्रा बहुत बढ़ या घट जाती है। जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो या बहुत कम परिवर्तन हो, परंतु फिर भी पूर्ति की मात्रा बहुत बढ़ या घट जाती है। ठीक है, तो इसे पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहते हैं। कहने का मतलब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 20 थी पहले, अभी भी 20 है, लेकिन पूर्ति जो है 100 इकाई से कितनी हो गई? 200 इकाई हो गई। ठीक है, तो इस स्थिति को बोलते हैं पूर्णतः लोचदार पूर्ति। अब पूर्णतः लोचदार पूर्ति जब होती है तो पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के क्या होता है? समांतर होता है, पैरेलल होता है। तो देखो, कीमत वही है 20 रुपये। ठीक है, और पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है ये। ठीक है, तो हमारा जो सप्लाई कर्व है एस एस, वो एक्स अक्ष के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। पहला तो हो गया पूर्णतः लोचदार पूर्ति। अब इसका अपोजिट है पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। ऐसा कब होता है? जब कीमत के बढ़ने या घटने का पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कीमत के बढ़ने या फिर घटने का वस्तु की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इसे बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। कीमत बढ़े या ना बढ़े लेकिन पूर्ति कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है नाशवान वस्तु जो होती हैं, नाशवान वस्तुएं, दूध, फल, सब्जी आदि। नाशवान प्रकृति की वस्तु जो होती हैं, जैसे दूध हो गया, फल हो गए, सब्जी आ गई। ठीक है, फल हो गए, सब्जियां हो गई। तो इस तरह की जो वस्तुएं हैं उन पर उनकी जो पूर्ति की लोच है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। क्योंकि अगर हम कीमत अधिक होने पर या कम की कीमत होने पर इनकी पूर्ति को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी वस्तु 2 या 3 दिन चलती हैं, 2 या 3 दिन के बाद तो ये खुद ही क्या हो जाती है? खराब हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जब पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति होती है तो पूर्ति वक्र इस बार क्या होगा? वाई अक्ष के पैरेलल होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है, कीमत 10 से हो गई 20, लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। पूर्ति क्या है? कांस्टेंट है, इस तरीके से। और ये जो सप्लाई कर्व है इस बार क्या है? वाई अक्ष के क्या है? समांतर है। ठीक है, और जब पूर्णतः बेलोचदार होती है तो ई एस होता है हमारा 0 के इक्वल। ठीक है, और जब पूर्णतः क्या होती है? लोचदार होती है तो ई एस होता है हमारा इन्फिनिटी के इक्वल। मतलब पूर्ति की लोच जो है वो यहाँ पर इन्फिनिटी होती है, यहाँ पर 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इकाई से कम लोचदार पूर्ति। इकाई से कम लोचदार पूर्ति। जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में
प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो इसे इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। ठीक है, जब हम पूर्ति की बात करते हैं, पूर्ति की लोच की, तो जो ईएस होता है हमारा, ईएस होता है हमारा क्या होता है, यह होता है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, और अपॉन में होता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन और अपॉन में होता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखो कहता है कि जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो इसे इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। तो देखो यहाँ पर कपड़े की कीमत 10 से 20 हो गई, 10 से कितनी होगी, 20 होगी। इसका मतलब 10 से 20 होने का मतलब है 100% की वृद्धि हो गई। और पूर्ति 100 से 150, इसका मतलब पूर्ति 100 से 150, मतलब 50% क्या हो गई, 50% क्या हो गई, यहाँ पे वृद्धि हो गई। इसका मतलब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा है और पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कम है। जब ऐसी स्थिति आती है तो उसे बोलते हैं इकाई से कम लोचदार पूर्ति। ठीक है, और यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है वो इस तरीके से हमारा चला जाएगा। ठीक है, और ईएस जो है यहाँ पर और जो हमारी ईएस है वो है ईएस इज लेस देन 1। क्लियर। अब पढ़ते हैं हम इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति। इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति कब होता है, जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो इसे इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति कहते हैं। ठीक है, जितना कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है उतना ही पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो हम उस स्थिति को बोलते हैं कि यहाँ पर पूर्ति की कीमत लोच इकाई के बराबर है। जैसे देखो कपड़े की कीमत प्रति मीटर दी है, 10 से 15 क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। तो देखो 10 से 15 का मतलब अगर हम परसेंटेज में निकालें तो ये 50% वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 100 से 150 तो परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ भी 50% ही वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये 50 और ये 50, इसका मतलब एक, मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो है ई एस इजकल टू 1, इकाई के बराबर। जितना गैप यहाँ है डायग्राम में उतना ही यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कर्व जाता है तो ये है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये कर्व शो करता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। ठीक है, बोलते हैं इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति, ठीक, जब दोनों में बराबर परिवर्तन होता है। पांचवा है हमारा इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति ऐसा कब होगा, जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो। ठीक है, जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है और कीमत में कम हो रहा है तो उस स्थिति को बोलेंगे इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। ठीक है, तो इसे इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। क्लियर। कपड़े की कीमत प्रति मीटर देखो 10 और ये हमारा 15, 10 से 15 मतलब 50% तो कीमत में परिवर्तन हो रहा है। और ये हमारा 100 से 200, 100 से 200 होने का मतलब है 100% की वृद्धि होना। तो इसका मतलब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा है तो इस स्थिति को बोलते हैं हम इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। ठीक है, ये हमारी कीमत, ये पूर्ति, ये हमारी कीमत, ये हमारी पूर्ति। तो देखो ये पोर्शन कम है इससे, इसका मतलब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम हो रहा है और पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा होता है। और जब इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति का मतलब है इज़ ग्रेटर देन 1, ई एस इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है,
तो 5 प्रकार की हमारी पूर्ति की कीमत लोच के प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है हमारा, ठीक है, सबसे पहला प्रकार है हमारा पूर्णतः लोचदार पूर्ति, फिर है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, इकाई से कम लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, ठीक है, और इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। क्लियर। अब आगे हम पढ़ते हैं पूर्ति की जो कीमत लोच है, पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ऐसे कौन से कारक है जिससे जो पूर्ति की कीमत लोच है वो प्रभावित होती है, उसमें बदलाव आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा आगतों की प्रकृति। आगत मतलब होता है संसाधन, मतलब कच्चा माल, मतलब एक वस्तु को बनाने में जिस कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, आगत। ठीक है, माना हम एक चेयर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक चेयर बना रहे हैं, तो इस चेयर को बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर यहाँ पर क्या है, आगत है, संसाधन है, कच्चा माल है। ठीक है, अब ये जो है इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, वो पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करती है। कैसे, यदि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक आगत मतलब संसाधन सामान्य रूप से उपलब्ध हैं तो उस वस्तु की पूर्ति लोचदार होती है। ठीक है, और आसानी से आगत मिल रहे हैं तो उस वस्तु की पूर्ति क्या होगी, लोचदार होती है। इसके बाद कहता है कि यदि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए विशेष आगतों की आवश्यकता होती है तो उस वस्तु की पूर्ति पूर्णतः क्या होगी, उस वस्तु की पूर्ति बेलोचदार होती है, उसमें कम परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आया। अगर देखो आसानी से मिल रहे हैं इसका मतलब आप उत्पादन में कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपको ज़्यादा ऑर्डर मिला तो आपके पास कच्चा संसाधन वो उपलब्ध है तो आप कितना भी माल बना सकते हो, कितना कम कर सकते हो। लेकिन अगर आसानी से नहीं मिल रहा तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, लिमिटेड ही आप पूर्ति कर पाओगे, इसलिए बोलता है कि पूर्ति क्या है, यहाँ पर बेलोचदार है। ठीक है, उसमें लोच नहीं है। अब दूसरा कहता है कि जोखिम सहन करना। देखो, पूर्ति की लोच इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादक कितना जोखिम उठा सकता है। यदि फर्म जोखिम उठाने के लिए तैयार है तो पूर्ति की लोच बेलोचदार होगी और इसके विपरीत पूर्ति लोचदार होगी। तो ऐसा होता है कि फर्में होती हैं, फर्में दो प्रकार से मार्केट में आती हैं। एक ऐसी फर्म है जिनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है और एक ऐसी फर्में होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ में अपना उत्पादन जो है वो बढ़ाना होता है। ठीक है, अपना उत्पादन बढ़ाना होता है। तो अगर केवल लाभ कमाने के उद्देश्य वाली फर्म है तो वो कम कीमत पर पूर्ति को नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत जो जोखिम सहन कर सकती है ऐसी कंपनियां तो वो कम कीमत पर भी पूर्ति को कंटिन्यू रखेंगी, कम नहीं करेंगी। समझ में आया। तीसरा, वस्तु की प्रकृति। अब वस्तु कैसी प्रकृति की है, कहता है कि यदि वस्तु नाशवान प्रकृति की है तो पूर्ति बेलोचदार या कम लोचदार होगी, जैसे फल, दूध आदि, क्योंकि नाशवान वस्तुएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। समझ में आया। इसके बाद हम करते हैं समय अवधि। देखो, कहता है कि समय अवधि जितनी लंबी होगी पूर्ति की लोच उतनी अधिक लोचदार होगी। समय अवधि जितनी लंबी होगी पूर्ति की लोच उतनी ही अधिक लोचदार होगी, क्योंकि वस्तु की पूर्ति आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। देखो, आपके पास लॉन्ग टाइम है तो आप लॉन्ग टाइम में क्या कर सकते हो, आप उत्पादन में क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, पूर्ति कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके विपरीत यदि समय अवधि कम है, आपके पास छोटा टाइम है, तो उतनी ही वस्तु की पूर्ति वहाँ पर क्या होगा, वस्तु की पूर्ति की लोच जो है, परिवर्तन है, वो कम होगा, क्योंकि कम समय होने के कारण पूर्ति को इतनी जल्दी बढ़ाया नहीं जा सकता। समझ में आया। क्लियर। इसके बाद कहता है उत्पादन की तकनीक। जिस तकनीक का इस्तेमाल आप उत्पादन में कर रहे हो वो नई है या पुरानी, इस बात पर ध्यान देना होगा। या खर्चीली है या कम पैसे में हो रहा है उत्पादन, वो देखना पड़ेगा। कहता है कि यदि किसी वस्तु के उत्पादन में जटिल तथा खर्चीली तकनीक का प्रयोग होता है तो पूर्ति कम लोचदार होगी, क्योंकि उत्पादन के स्तर में परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। ठीक है, अगर खर्चीली आपके पास जो उत्पादन की तकनीक है वो बहुत ज़्यादा महंगी है
ठीक है, तो आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको पूर्ति बढ़ानी है तो आपको सोचना पड़ेगा कि पैसा इतना आएगा कहाँ से। लेकिन आपकी तकनीक कम खर्चीली है तो आप उत्पादन बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यह है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है आगतों की प्रकृति, जोखिम सहन करना, वस्तु की प्रकृति, वस्तु किस प्रकार की है, समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन, और उत्पादन की तकनीक। ठीक है, टेक प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आया। ठीक है, अब ये तो था हमारा पूर्ति की लोच और पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ते हैं पूर्ति की लोच, पूर्ति की कीमत लोच को मापने की विधियाँ। पूर्ति की कीमत लोच को मापने की क्या विधि है हमारे पास? पूर्ति की कीमत लोच को मापने की हमारे पास प्रतिशत विधि है, और उसका फॉर्मूला है हमारे पास पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। जो परिवर्तन हो रहा है पूर्ति में या फिर कीमत में, उन दोनों को क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे और उसको एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी निकल के आ जाएगी पूर्ति की कीमत लोच प्रतिशत विधि द्वारा। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी और पी अपॉन क्यू। क्लियर? जहाँ पर पी है हमारा प्रारंभिक कीमत और क्यू हमारी प्रारंभिक मात्रा, P1 नई कीमत, Q1 नई मात्रा। ठीक है, और डेल्टा निकालने के लिए डेल्टा P निकालेंगे तो P1 माइनस पी और डेल्टा Q Q1 माइनस क्यू। ठीक है, नई वाली कीमत में से शुरुआत वाली कीमत को माइनस कर देंगे और नई वाली मात्रा में से पुरानी वाली मात्रा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो प्रतिशत विधि द्वारा पूर्ति की लोच मापने की जो विधि है वो प्रतिशत विधि है। इसका ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। समझ में आया? ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड आगे क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मांग वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स किए थे हमने, उसी तरीके से यहाँ पर है। बस क्या करना है, देखो फॉर्मूला वही है, यहाँ पर ईडी लिखा आता। देखो अगर हम मांग की लोच की बात करते हैं तो यहाँ आता हमारा ईडी, और फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से होता था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी और और ये होगा हमारा पी अपॉन क्यू। तो देखो यहाँ पर ईडी है और यहाँ पर ईएस है। फ़र्क कितना है कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, वहाँ पर माइनस नहीं आ रहा। इसका कारण क्या है कि पूर्ति की लोच में माइनस नहीं आता और मांग की जब हम लोच निकालते हैं तो माइनस आता है। तो देखो इसका कारण ये है, मांग में और उस वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है फॉर्मूले में, यहाँ पर क्या आता है फॉर्मूले में, माइनस आता है। ठीक है, और वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं आता। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, अब न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है हमारा, किसी वस्तु की कीमत किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये से गिरकर कितनी हो रही है, 98 हो जाती है। कहता तब उसकी पूर्ति 500 से गिरकर 400 इकाई हो जाती है। ठीक है, 500 से गिरकर कितनी हो रही है, 400 इकाइयाँ हो जाती है। पूर्ति की कीमत लोच क्या करनी है, पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्ति की कीमत लोच क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले हमें दिया क्या है वो सब लिख लेंगे। तो देखो वो कहता है किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये से गिरकर, 100 रुपये इसका मतलब पी दिया हमें कितना, 100, और नई वाली कीमत कितनी हो गई 100 से गिरकर 98, और उस वस्तु की पूर्ति क्यू होगी हमारी 500 और Q1 होगी हमारी 400। समझ में आया? तो यहाँ से डेल्टा P निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा P1 माइनस पी, मतलब 98 माइनस 100 माइनस 2। डेल्टा Q हमारा होता है Q1 माइनस क्यू, मतलब 400 माइनस 500 इक्वल टू माइनस के 100। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे, ई एस इक्वल टू
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और ये होगा पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब डेल्टा क्यू है हमारे पास कितना, डेल्टा क्यू हमारे पास -100। ठीक है, डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास, -100। डेल्टा पी -2, पी 100, क्यू 500। ठीक है, ये गया। ठीक है, 5 से 20। ठीक है, तो यार 20/2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, यही हमसे पूछा था। क्लियर हुआ, समझ में आया। वैल्यू दी है, फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर वो कहता है कि एक वस्तु की पूर्ति कीमत लोच कितनी है, 5 है। इस बार पहले से ही पूर्ति कीमत लोच दी है उसने, पिछली बार हमने निकाली थी, पिछले क्वेश्चन में इसने पहले से दी है। अब कहता है कि एक उत्पादक 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर, कितनी, 5 रुपये प्रति इकाई की कीमत पर वस्तु की 500 इकाइयाँ बेचता है। पूर्ति कीमत लोच 5 है, 5 रुपये पर 500 इकाई बेचता है, तो कहता है कि 6 रुपये पर वह कितनी इकाइयाँ बेचेगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। उसने बोला है, हमें जो दिया वो लिख लेते हैं। सबसे पहले ई एस दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच, वो उसने दी है 5। क्लियर, और यहाँ पे पी दिया है उसने 5। ठीक है, और उस कीमत 5 रुपये पर कितनी इकाइयों की पूर्ति कर रहा है, 500। अब नई वाली कीमत उसने दी है कितनी, 6। अब कहता है कि इस 6 रुपये पर कितनी इकाइयों की पूर्ति करेगा, इसका मतलब Q1 निकालना है हमको। बस यहाँ से वही, सबसे पहले वही डेल्टा P निकालेंगे। P1 माइनस P मतलब 6 माइनस 5 1, डेल्टा क्यूब Q1 माइनस क्यू, Q1 माइनस 500। ठीक है, Q1 माइनस 500, इसको ऐसे ही रखेंगे। Q1 निकालना है हमको, फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ई एस हमारा होता है डेल्टा क्यूब अपॉन डेल्टा पी, और ये होता है पी अपॉन क्यूब। अब देखो ई एस वैल्यू पुट करेंगे। देखो ई एस उसने दे रखा है कितना, 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा। डेल्टा क्यूब क्यू Q1 माइनस 500। ठीक है, Q1 माइनस 500 अपॉन डेल्टा पी 1, और ये हमारा पी जो है हमें कितना दिया है, 5। पी दिया है उसने 5, और क्यू हमें दे रखा है 500। ठीक है, तो देखो ये हमारा 5। ठीक है, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो अगर आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। ये हो गया हमारा Q1। कुछ बच्चे होते हैं डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, तो एक एक करके समझ। Q1 माइनस, इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए आपको, और कुछ नहीं है इसमें, केवल आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, बाकी इजी क्वेश्चन है। ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 की 5 से ये आ गई हमारे पास। सबसे पहले इधर करते हैं, क्यू की सब कर, Q1 माइनस 500 की एक में, तो ये बचेगा Q1 माइनस 500 इक्वल टू 500।
Q1 इक्वल टू 500 प्लस 500, Q1 इक्वल टू 1000। ठीक है, तो नई मात्रा क्या निकल के आ गई, इसलिए नई मात्रा हमारी आ गई कितना, 1000 इकाइयाँ। ठीक है, 1000 इकाई आ गई। वही उसने क्वेश्चन में पूछा था कि 6 रुपये प्रति इकाई पर वह कितनी मात्रा खरीदेगा, तो भैया 6 रुपये प्रति इकाई पर वो 1000 इकाइयाँ खरीदेगा। समझ में आया? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने क्या करा है, वैल्यू पुट की है और इक्वेशन सॉल्व की है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जब एक वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से घटकर 9 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, 10 रुपये से कितनी हो रही है, 9 रुपये प्रति इकाई। आगे कहता है कि उसकी पूर्ति की मात्रा 20% घट जाती है। वैल्यू किस में दी है उसने, परसेंटाइल में। तो कहता है पूर्ति की कीमत लॉस ज्ञात कीजिए। देखो देखो फॉर्म जब हमें वैल्यू डेटा में दी है, क्वांटिटी में दी है, ठीक है, जब हमें वैल्यू डेटा में दी हो, क्वांटिटी में दी है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो सॉरी, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमें डेटा अगर परसेंटाइल में दिया है तो हम इस परसेंटेज वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि उसने वैल्यू किस में दी है, परसेंटाइल में दी है। किस में, परसेंटाइल में, इसलिए हम क्या कर देंगे, दूसरा वाला, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला उसे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उसने क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर उसने देखो P दिया हुआ है 10 थी पहले कीमत, अब कितनी हो गई, 9 रुपये हो गई। तो इसकी पूर्ति की उसने दिया है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन वो है हमारा 20%। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ये होता है दो कीमतों का अंतर। ठीक है, नीचे बेस आएगा, 10 थी पहले इंटू में 100, ये हो गया 1/10 इंटू में 100, और ये कटा हमारा 10 बार। ठीक है, तो 10 आ गई, 10% कीमत में क्या हो रही है, प्रतिशत परिवर्तन। फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारा ES हमारा होता है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन 20/10 मतलब 2, काटा 2 आ गया। इसलिए जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, पूर्ति की लोच आ गई हमारी कितनी, 2। ठीक है, यही निकालने को बोला उसने, पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात की थी, पूर्ति की कीमत लोच आ गई हमारी 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, 4th क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है। कितने रुपये, 5 रुपये प्रति इकाई। उसकी पूर्ति की मात्रा 1600 इकाई, सॉरी 600 इकाई है। 5 रुपये पर कितनी, 600 इकाई है। कहता है कि यदि इसकी कीमत बढ़कर 6 रुपये प्रति इकाई हो जाए, 5 से कितनी हो जाए, 6 रुपये हो जाए, तो इसकी पूर्ति 25% बढ़ जाती है। देखो परसेंटाइल में दिया है, परसेंटेज में दिया वैल्यू एक। तो कहता है इसकी पूर्ति की कीमत लो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो उसने दिया है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन दिया है ना 25%, वो लिखते हैं। पूर्ति में
पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन ये दिया है हमें 25%। अब हम निकालेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना भाई? वही 6 - 5/5 इंटू में 100। बेस को नीचे लेते हैं और ऊपर होता है इन दोनों का अंतर। तो ये हो गया हमारा 1/5 इंटू में 100, ये आ गया हमारा 20%। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करेंगे तो ES हमारा होता है लास्ट ऑफ सप्लाई इजकल टू, ये तो हमारा पूर्ति में प्रतिशत, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत, पूर्ति में प्रतिशत बटे तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन 25 और ये हो गया 20 और ये आ गया 20, 1 कम 20, 1.25। ठीक है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उसने पूछा था और ये हमारा आ गया 1.25। ठीक है, यही हमसे पूछा है। ठीक, पूर्ति व पूर्ति की लोच जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, ठीक, आप लोगों को क्या करना है? ठीक है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उनके सेल्फ, ठीक है, अपने हाथों से नोट्स बनाओ। ठीक है, वीडियो को बार बार देखो, समझ में नहीं आता रिपीट करके देखनी है आपको। ठीक है, ठीक, आपका 11th हो या फिर 12th क्लास हो, कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैं। ठीक है, एक कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। आपका ये नहीं होगा कि आपको बाकी यूट्यूबर्स की तरह, ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ाया, नहीं, फुली कंटेंट होगा आपका। पेपर इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, आपकी कोई फ़ीस नहीं है, फ्री में आपको पढ़ना है। फ़ीस बस आपकी एक ही है, चैनल को हमारे क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को फ्रेंड सर्कल में क्या करना है, शेयर करना है, बस। ठीक है, यही आपकी क्या है, फ़ीस है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।